एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य के घने जंगलों में एक गांव था जहां राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब हैं, इसलिए अपने बेटे अर्जुन को कुछ जरूरी बातें बता देनी चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। एक दिन राजू ने अपने बेटे अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटे अर्जुन, तुम्हें पता है कि जंगल के पूरब के किनारे पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने आज तक उस पेड़ को कभी नहीं काटा। कल से तुम अकेले ही लकड़ियां काटने जाओगे क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन बेटे, ध्यान रखना, तुम भी उस पीपल के पेड़ को कभी हाथ मत लगाना। जंगल में से जो चाहे काट लेना, मगर उस पीपल को कभी मत काटना। ये बात कहकर बूढ़े राजू ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। इस बात को कई महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने उस पीपल के पेड़ को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? ये तो बाकी पेड़ों जैसा ही दिखता है, फिर इसे क्यों ना काटा जाए? ये सोचकर अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पीपल के तने पर मारी। अचानक एक अजीब बात हुई। पेड़ अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा दूर हट गया। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा तो पेड़ और पीछे हट गया। अब तो अर्जुन को बहुत हैरानी हुई। उसने पेड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और पेड़ भी उससे भी तेज दौड़ने लगा। अर्जुन थक कर वापस उसी जगह आ गया जहां से चला था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और अपने घोड़े पर बैठकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपने घोड़े को रोका और फैसला किया कि रात यहीं बिताएगा। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर एक मोटी डाल पर बैठ गया। जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा। लेकिन यह क्या, जहां रात को घोड़ा बंधा था वहां सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था और कुछ कदम की दूरी पर वही पीपल का पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, अब मैं पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। पीपल का पेड़ और अर्जुन दोनों आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से गुजरते रहे। शाम हो गई और दिन का उजाला धीरे धीरे कम होने लगा। ये रात भी अर्जुन ने एक पेड़ पर बिताई। अगले दिन फिर से अर्जुन पीपल के पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक बहुत ही अजीब घटना हुई जिससे अर्जुन पीपल के पेड़ को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक बड़ा सांप और एक खूबसूरत हिरण आ गए। सांप और हिरण आपस में लड़ रहे थे। सांप हिरण को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिरण के लंबे लंबे सींग बीच में आ रहे थे और हिरण सांप के मुंह में फंस गया था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हिरण ने जब अर्जुन को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भगवान के लिए सांप को मार दो। जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान मानूंगा। जरा इसके सींग तो काट दो। सांप ने भी अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरण के सींगों पर मारी। दोनों सींग कटकर दूर जा गिरे। सांप ने पूरे हिरण को अपने पेट में उतार लिया। अब सांप ने आराम से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस मदद के बदले बहुत सारी दौलत दूंगा। यह कहकर सांप अर्जुन के साथ साथ चलने लगा। दोनों बातें करते हुए चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहाकर ताजा हो लूं। अगर कुछ अजीब हो तो डरना मत। यह कहकर सांप पानी में कूद गया। उसी पल तेज आंधी चलने लगी। चीखती चिल्लाती हवा के साथ बारिश भी होने लगी। बिजली इतनी जोर से चमकती थी कि लगता था आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर जोर की गड़गड़ाहट पैदा कर रहे थे। जब तक सांप पानी में नहाता रहा, यह सब चलता रहा। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ शांति छा गई। सांप ने अर्जुन को बताया, नहाकर मेरी थकान दूर हो गई है। अब हमारा सफर आराम से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ तरह तरह के खूबसूरत फूल खिले थे। कभी उन्हें तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते वे आगे बढ़ते रहे। आखिर उन्हें एक घर दिखाई दिया। सांप ने अर्जुन को बताया, यह मेरी माँ का घर है। हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो वह खुश होकर तुम्हें मजेदार खाना खिलाएगी। अर्जुन ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सांप ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि मेरी माँ से कहना कि मुझे आम के पेड़ पर लटका हुआ छोटा सा आईना दे दो।
बातें करते करते वे घर के अंदर पहुंच गए। सांप ने दरवाजा खटखटाया। सांप की माँ ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बेटे का हालचाल पूछने के बाद उसने पूछा कि उसके साथ यह अजनबी कौन है। सांप ने जवाब दिया, माँ जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन है। इसने मेरी जान बचाई है, तो बेटा इसे अंदर ले आओ। दूध और अच्छा खाना खिलाकर इसकी खातिर करो, माँ ने कहा। अर्जुन घर के अंदर तो चला गया, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया और बहाना बनाया कि उसे भूख नहीं है। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बिना कैसे जाने दूं? अच्छा, कुछ खाते नहीं तो कोई तोहफा ही ले जाओ, सांप की माँ ने कहा। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज है जो मुझे मिल जाए तो मेरा सफर अच्छा कटेगा। बेटा नाम तो लो, मैं तुरंत दे दूंगी, माँ ने कहा। वह जो सामने आम के पेड़ पर आईना लटक रहा है वह मुझे दे दीजिए, अर्जुन ने कहा। बड़ी सी सादी चीज मांगते हो, अजीब पसंद है तुम्हारी, माँ ने कहा। क्या करूं, यह सादा सा आईना ही मेरे काम आएगा, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा बेटा, माँ ने इतना कहा और आईना उतारकर अर्जुन को दे दिया। सांप और उसकी माँ से इजाजत लेकर अर्जुन फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे अचानक ख्याल आया कि सांप ने अपनी माँ से मुझे आईना क्यों दिलवाया, जरूर कुछ तो मकसद होगा। यह सोचकर उसने जेब से आईना निकाला, उसकी पीठ को अच्छी तरह देखा, फिर उलट पुलट कर उसमें अपना चेहरा देखने लगा। लेकिन आईने में उसे अपने चेहरे के बजाय एक परी नजर आई। उस परी ने बड़े अदब से झुककर उससे कहा, क्या हुक्म है राजकुमार? इस अजीब घटना ने अर्जुन के होश उड़ा दिए। वह 1 मिनट तक खड़ा रहा। हैरानी में उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। बहुत देर बाद वह समझा कि परी उससे हुक्म देने के लिए कह रही है। उस वक्त अर्जुन को जोर की भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, उसने कहा। मुंह से शब्द निकलना था कि अर्जुन के सामने एक दस्तरखान बिछ गया, जिस पर तरह तरह के खाने रखे थे। परी गायब हो गई। खाना इतना स्वादिष्ट था कि बेचारा अर्जुन सोच भी नहीं सकता था। तो आईने का यह मतलब है, अर्जुन ने दिल ही दिल में कहा। यकीनन यह जादू का आईना है। उसने जेब से फिर आईना निकाला और उसमें झांका। परी फिर हाजिर हो गई और बोली, क्या हुक्म है राजकुमार? अब बेचारे अर्जुन को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसे ख्याल आया कि उसकी देखभाल राजकुमार की तरह हो रही है। राजकुमार के लिए महल भी तो होना चाहिए। उसने जोर से कहा, मेरा महल कहाँ है? पलक झपकते ही वह एक शानदार महल के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। वह राजाओं की तरह चलता हुआ और महल की सजावट देखता हुआ अंदर गया। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे थे। दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। अर्जुन आईने की करामात देख देख कर हैरान हो रहा था। उसने दिल में कहा, इस महल में रहने के लिए मेरे साथ मेरी पत्नी का होना भी जरूरी है, और यह पत्नी अगर राजा की बेटी हो तो वाह, आईने से राजकुमारी मांगनी चाहिए। ये ख्याल आते ही अर्जुन ने आईने में झांका। परी ने हाजिर होकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? राजा की बेटी को यहाँ लेकर आओ, अर्जुन ने तुरंत हुक्म दिया। दूसरे ही पल राजकुमारी कमला उसके पास बैठी थी। अर्जुन उसे पाकर बहुत खुश हुआ और उसने उसी दिन उससे शादी कर ली। राजकुमारी कमला के इस तरह अचानक गायब हो जाने से शाही महल में बहुत हंगामा मच गया। नौकरों ने महल का कोना कोना छान मारा, मगर राजकुमारी का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिर राजा ने हुक्म दिया कि पूरे देश में ऐलान करा दिया जाए कि जो शख्स राजकुमारी को ढूंढेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजकुमारी के मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि एक दिन मालिनी नाम की एक बूढ़ी औरत महल में आई। उसने कहा कि वह राजकुमारी के बारे में राजा से बात करना चाहती है। मालिनी को तुरंत राजा के सामने पेश किया गया। मालिनी ने कहना शुरू किया, महाराज, आपके राज्य में राजकुमारी का कहीं सुराग नहीं मिला। इससे साफ है कि वह किसी ऐसे देश में चली गई है जो 7 समुंदर पार है, और यह भी हो सकता है कि वह ऐसी जगह हो जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। राजा ने बेचैन होकर पूछा, तुम्हारी क्या योजना है? पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनवाएं, फिर उस संदूक पर जस्ते की चादर मंगवाएं। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसमें बैठ और लेट सकूं, और मेरे साथ 9 दिन की खुराक भी रखी जा सके। जब मैं उसमें बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करके खुले समुंदर में फेंक देना। राजा को जहां भी जरा सी उम्मीद नजर आती, खुश हो जाता। उसने उसी वक्त संदूक तैयार करने का हुक्म दिया। फिर मालिनी को संदूक में बिठाकर 9 दिन की खुराक उसमें रख दी। उसके बाद ढक्कन अच्छी तरह बंद करके संदूक समुंदर में फेंक दिया। समुंदर की लहरें जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गईं।
संदूक दिन रात पानी की लहरों पर डोलता और बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समुद्र के किनारे मछुआरों ने पानी में जाल फेंका तो उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। यह तट उस देश का था जहां अर्जुन का महल था। मछुआरों ने रस्सियों की मदद से उस भारी संदूक को किनारे तक खींच लिया। संदूक को खोलकर देखने का शौक सबको था। जल्दी जल्दी ढक्कन उठाया गया। देखा तो अंदर मालिनी बैठी थी। मालिनी ने अपने बारे में बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके 2 बुरे बेटों ने उसे संदूक में बंद किया और समुंदर में बहा दिया ताकि बूढ़ी माँ से छुटकारा पाए। मालिनी अपनी कहानी सुनाती जाती और साथ साथ रोती भी जाती। मछुआरों को मालिनी के हाल पर रहम आ गया। मालिनी ने कहा कि वे उसे राजा के पास ले जाएं। अगर वह नेक दिल है तो जरूर मेरी मदद करेगा। मछुआरे मालिनी को अर्जुन के महल में ले गए। वहां जाकर उसने राजा से बात करने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे राजा के बजाय रानी के पास ले जाया गया। ये रानी वही राजकुमारी कमला थी जिसकी तलाश में मालिनी वहां तक पहुंची थी। मालिनी ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। उसने रानी कमला को भी वही दर्द भरी कहानी सुनाई जो उसने मछुआरों को सुनाई थी। फिर उसने रानी से कहा कि उसे महल में सिर छुपाने की जगह दे दी जाए, वह उसकी सेवा करेगी। रानी कमला ने अपने पति अर्जुन से बात की और जब वह राजी हो गया तो उसने मालिनी को अपने पास रख लिया। मालिनी महल में रहने लगी। 1 महीना बीत गया। मालिनी को कोई काम नहीं करना पड़ता था। महल का कोई नौकर भी काम नहीं करता था। सब काम अपने आप हो जाते थे। महल का हर हिस्सा साफ सुथरा और चमकता रहता था। खाने का वक्त आता तो स्वादिष्ट खाने खुद ब खुद आ जाते। जब अर्जुन घर में नहीं होता तो मालिनी रानी कमला के साथ घंटों बातें करती। वह रानी से कुरेद कुरेद कर पूछती थी कि घर का काम कौन करता है, बाजार से सामान लाने वाला कौन है, बर्तन कौन साफ कर जाता है और खाना कौन पकाता है। मालिनी किसी तरह रानी से यह राज उगलवाना चाहती थी, लेकिन इन बातों का पता रानी कमला को भी नहीं था। जादू के आईने के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। वह जवाब देती, मेरे पति इन बातों के बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानती। मालिनी चालाकी से कहती, रानी जी, आप उनकी पत्नी हैं, वह आपको नहीं बताते कि घर का काम कौन करता है। मैं हैरान हूँ कि आप कैसी पत्नी हैं और उन्हें आपसे कैसा प्यार है जो वह आपसे यह राज छुपाते हैं। यह राज जानना आपका हक है। मालिनी हर वक्त उसे इसी तरह की बातें समझाती रहती। रानी कमला भोली भाली थी। वह मालिनी की बातों में आ गई और बेचैन रहने लगी। एक रात मौका पाकर उसने अपने पति से पूछा, कुछ मुझे भी तो पता हो कि महल के इतने सारे काम करता कौन है। आप अच्छे पति हैं कि पत्नी को दिल की बात नहीं बताते। अर्जुन ने अपनी पत्नी की बात नहीं टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में बता दिया। रानी कमला ने आईना हाथ में ले लिया। वह मन बहलाने के लिए उसमें झांकती तो परी हाजिर हो जाती और पूछती, हुक्म रानी साहिबा। राजकुमारी मन लगाने के लिए परी को इधर उधर भेजती और खुश होती। अगले दिन जब अर्जुन हमेशा की तरह घूमने फिरने के लिए चला गया और मालिनी रानी कमला के पास आ बैठी तो रानी ने उसे जादू के आईने का सारा किस्सा कह सुनाया। मालिनी ने चालाकी से यह भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही मालिनी ने जादू का आईना चुरा लिया और परी को बुला लिया। परी ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है बुजुर्ग महिला। मालिनी ने तुरंत कहा, मुझे और राजकुमारी को राजा के महल में वापस पहुंचा दो। एक पल में दोनों राजा के महल में थी। मालिनी ने आईने की परी को दोबारा बुलाया और हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी पल अर्जुन का जादू का महल राख का ढेर हो गया। अर्जुन घूमने फिरने के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो महल था ना राजकुमारी कमला, बस राख का एक ढेर था। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करे। राजकुमारी कमला ने अपने पिता के महल में जाने से पहले कच्चे मांस का एक टुकड़ा जादू के महल की बिल्ली रानी के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली रानी किसी तरह बच गई। अब वह मांस का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। अर्जुन भी बिल्ली रानी के साथ मांस का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। अर्जुन ने उस टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बिल्ली रानी के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा राजकुमारी कमला की निशानी रह गया था। उसे जेब में डालकर वह राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समुंदर, उसके इरादे के सामने कुछ भी रुकावट नहीं बन सके। बस वह चलता रहा। आखिर एक दिन वह उस देश में पहुंच गया जहां का राजा राजकुमारी कमला का पिता था।
अर्जुन सीधा शाही महल में गया और शाही रसोई में नौकरी की मांग की। इत्तेफाक से शाही रसोई में बर्तन धोने के लिए मददगार की जरूरत थी। अर्जुन का काम बन गया। अब वह किसी न किसी तरह राजकुमारी कमला से मिलने के मौके की तलाश में रहने लगा। वह हर वक्त सतर्क रहता। यह खबर उसे मिल ही चुकी थी कि राजकुमारी महल में वापस आ गई है। एक दिन अचानक शाही रसोई का बूढ़ा रसोइया विक्रम बीमार हो गया। अर्जुन ने उससे कहा, बड़े भाई आप बस देखते रहिए, मैं सब खाना तैयार करके थालियों में सजा दूंगा। बूढ़ा विक्रम राजी हो गया। अर्जुन ने शाही रसोइये की बताई हुई विधि के मुताबिक खाना तैयार किया और राजकुमारी की थाली में मांस का वह छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वह जादू के महल से लाया था। राजकुमारी कमला भी अपने पति से जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और उदास थी। वह हर वक्त सोचती रहती थी कि अर्जुन को किस तरह ढूंढे। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। जब उसने अपनी थाली में वही मांस का टुकड़ा देखा तो पहले तो वह परेशान हुई, फिर उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे तुरंत ख्याल आया कि उसका पति इसी महल में मौजूद है और अब उससे मुलाकात मुश्किल नहीं। राजकुमारी कमला ने रसोइये को बुलवाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा, क्या रसोई में कोई नया आदमी काम पर रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी जी, मैं बूढ़ा और बीमार हूँ। आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना बनवाया। ये नौजवान कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा। राजकुमारी ने कहा, बड़े भाई आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज देना। जब पति पत्नी इतनी लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमारी कमला ने एक एक घटना अपने पति को सुनाई और उसने भी अपना किस्सा विस्तार से बताया। अब दोनों ने सलाह मशवरा किया कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वे दोबारा अपने महल में जाकर खुशी खुशी रह सकें। लेकिन जादू का आईना तो मालिनी के कब्जे में था और वह हर वक्त महल में राजकुमारी के साथ रहती थी। मालिनी ने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि अब वही राजकुमारी का खाना और चाय लेकर आता था। मालिनी ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि अर्जुन को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही पल अर्जुन राख के ढेर पर बैठा था। अब वह था और उसकी बिल्ली रानी, दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली रानी की सुनिए। जब महल जलकर राख हो गया और अर्जुन भी चला गया तो बिल्ली रानी को भूख लगने लगी। मजबूरन वह चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब अर्जुन वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे, ऐसे कि चूहों के राजा चीकू की फौज लगभग खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली रानी उसकी फौज के सारे सिपाही खा गई थी। जब चूहों के राजा चीकू को पता चला कि इंसानों का राजा अपने राज्य में वापस आ गया है तो उसने सोचा कि न्याय के लिए राजा के पास जाना चाहिए। वह अर्जुन के पास गया और छीं छीं करके बोला, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। अगर आपकी बिल्ली इसी तरह चूहे मारती रही तो मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मैं तो बिल्ली को यहाँ से हटा दूंगा, लेकिन मेरे दुख को कौन दूर करेगा? चूहे ने कहा, बताइए आपको क्या दुख है, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इस पर अर्जुन ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी, जादू के आईने के बारे में, राजकुमारी कमला और महल के बारे में। आखिर में उसने उस मालिनी के बारे में भी बताया जिसकी चालाकी की वजह से वह इस हाल को पहुंचा था। अच्छा तो यह बात है। चूहों के राजा चीकू ने छीं छीं करके पूंछ हिलाई। आप अपनी बिल्ली से मेरे बचे खुचे सिपाहियों को बचा लें, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर जादू का आईना मंगवा लूंगा। अर्जुन से मुलाकात के बाद चूहों के राजा चीकू ने अपने सभी चूहों को बुलाया और कहा कि वे चूहे आगे आए जो राजा के महल में अक्सर जाते रहते हैं। जब वे चूहे आगे आए तो उसने पूछा, कौन कौन सा चूहा मालिनी को जानता है? एक लंगड़ा चूहा टुन्नू आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, मैं उसी बुरी औरत के कमरे में खाने की तलाश में जाता हूँ। जादू का आईना मैंने अक्सर उसके हाथ में देखा है। मैं पता लगाऊंगा कि वह आईना रखती कहाँ है, तो तुम्हें अभी वहाँ जाने और आईने का पता लगाने का हुक्म दिया जाता है। जैसे भी हो उसे वहाँ से लेकर आओ, चीकू ने कहा। लंगड़े चूहे टुन्नू ने अपने राजा के पैर छुए और कहा, महाराज, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर, लेकिन मेरे साथ कुछ चूहे भेज दीजिए, वे मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे। चूहों के राजा चीकू ने उसकी बात मान ली। लंगड़ा चूहा टुन्नू एक चूहे की कमर पर सवार होकर रवाना हो गया। बाकी चूहे उसके साथ साथ चल रहे थे।
चलते चलते वे 7 समुंदर पार राजा की सल्तनत में पहुंच गए। पहले शाही महल में घुसे और फिर मालिनी के कमरे में घुस गए। यह रात के खाने का वक्त था। वह चालाक औरत खाना खाने में लगी हुई थी। चूहे चुपचाप मालिनी के सोने का इंतजार करने लगे। वे मालिनी की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि आईना मालिनी के तकिए के नीचे रखा है। बिस्तर पर बैठने से पहले मालिनी ने करीब 100 बार आईना उठा उठा कर देखा। जब नींद ने बहुत सताया तो तकिए पर सिर रखते ही सो गई और खर्राटे लेने लगी। मालिनी के खर्राटों से चूहों को उसके सोने का यकीन हो गया। 3 चूहे कूदकर बिस्तर में घुस गए। लंगड़े चूहे टुन्नू ने अपनी पूंछ मालिनी की नाक में घुमाई। मालिनी को छींकें आने लगी। दूसरे 2 चूहे जो अपने काम में बहुत तेज थे जल्दी से आगे बढ़े और जैसे ही मालिनी ने छींकने के लिए सिर उठाया, उन्होंने तकिए के नीचे से जादू का आईना खींच लिया। चूहे आईना लेकर अपने राजा चीकू के पास पहुंच गए। चूहों का राजा बहुत खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक अर्जुन को उसका आईना वापस कर दिया। अर्जुन ने उसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली रानी को बगल में दबाकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने आईने को निकाला और परी को बुलाया। परी ने आते ही सिर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे राजकुमार? अर्जुन ने कहा, मेरे लिए शानदार पोशाक लाओ, एक खूबसूरत घोड़ा और एक बड़ी फौज भी हाजिर करो। थोड़ी देर बाद वह शाही कपड़े पहने और भारी फौज लिए राजा के शहर की तरफ बढ़ रहा था। राजा को जब अर्जुन की शान शौकत और फौज की खबर मिली तो वह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पर राजी हो गया। नौजवान अर्जुन और राजकुमारी कमला की धूमधाम से शादी हुई। एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। पूरे देश में दिए जलाए गए और हजारों मेहमानों को महल में दावत दी गई। अब चालाक मालिनी की सुनिए। अर्जुन ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि मालिनी को उसके करतूतों की सख्त सजा दी जाए। मालिनी उसी वक्त महल से गायब हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। अर्जुन और राजकुमारी कमला ने जादू के आईने की मदद से फिर से अपना खूबसूरत महल बनवाया। दोनों पति पत्नी अपने महल में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। अर्जुन ने चूहों के राजा चीकू को अपने महल में बुलाया और उसे ढेर सारे उपहार दिए। उसने वादा किया कि अब से बिल्ली रानी कभी भी चूहों को नहीं मारेगी। चूहों का राजा चीकू बहुत खुश होकर अपने राज्य में वापस चला गया। अर्जुन और कमला ने जादू के आईने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। उन्होंने अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए और सभी को खुश रखा। और इस तरह अर्जुन और राजकुमारी कमला अपने खूबसूरत महल में बिल्ली रानी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे।